नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारी जो रियल एनालिसिस की जो सीरीज चली हुई है उसमें हम आज नेक्स्ट करेंगे और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स में हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता क्या है, सीक्वेंस क्या होती है, रेंज क्या होती है, कॉन्स्टेंट रेंज आपकी क्या होती है, ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझना है कि सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना है कि सीक्वेंस क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, अगर वर्बली अगर हम करें तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी कि ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, आर से मैंने डिनोट किया, इसका मतलब है रियल नंबर, इज ए फंक्शन एफ whose domain is the सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से मैंने डिनोट कर दिया, एंड कोडोमेन, जो कोडोमेन रहेगी वो आपकी क्या होगी, इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको सीधी एग्जैक्ट ये बात याद रखनी है कि जो सीक्वेंस होती है आपका एक फंक्शन होता है जो आपका n to r डिफाइन होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास डोमेन होगी ये और ये आपकी कोडोमेन होती है, तो यहाँ पर जो ये डोमेन है ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और ये आपकी कोडोमेन होती है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी और एक फंक्शन आपका डिफाइन होगा। यानी कि हम जो इनपुट देंगे वो सारे नेचुरल नंबर इनपुट देंगे और आउटपुट में आपके पास कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होती है इसकी यही डेफिनेशन होती है कि n to r आपका कोई फंक्शन डिफाइन होता है, डोमेन आपकी नेचुरल नंबर होती है और कोडोमेन जो है वो आपकी रियल नंबर होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो टीजीटी लेवल में पूछा जा सकता है कि डोमेन ऑफ द सीक्वेंस, तो डोमेन ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, नेचुरल नंबर, एंड रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज रियल नंबर। कोडोमेन भी पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपकी रेंज भी पूछ सकते हैं, तो रेंज और जो कोडोमेन है वो आपकी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि आपका जो सीक्वेंस होती है इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो आपकी सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है और कई जगह पर जो है वो सीक्वेंस को इस तरह से भी डिनोट हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि आपका जो फंक्शन होता है वो n to r आपका डिफाइन होता है, सीक्वेंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और कई जगह पर इस तरह से भी मिल जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सीक्वेंस का नोटेशन होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो इंपॉर्टेंट जो आपका की पॉइंट्स है वो यही है, बस आपको यही चीज जो है वो याद रखनी है। वर्बली आपका क्या कुछ है आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको शॉर्टकट बस ये याद रखनी है कि एक फंक्शन आपका डिफाइन होगा n to r और आपकी सीक्वेंस के नोटेशन ये होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। तो मैं एग्जाम्पल अगर लेके दिखाऊं, मान लीजिए कि आपके पास कोई fn सीक्वेंस दे रखी है, यानी कि फंक्शन के अंदर ही हम n की वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डोमेन यानी कि जो इनपुट देंगे वो हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर ही होते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपकी मान लीजिए ये जो है वो an के इक्वल है, यानी कि an सीक्वेंस है और ये जो फंक्शन आपका 1/n आपको डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे यानी कि f1 आएगा, वो आपका क्या आएगा, a1 सीक्वेंस आएगी, 1/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a2 आएगा यानी कि 1/2 आ जाएगा। फिर आप f की वैल्यू जो है वो, फिर आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपके पास a3 आएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1/3। यानी कि इस तरह से आपको कोई सीक्वेंस जो है वो आपको गिवन है, आप यहाँ पर नेचुरल नंबर ही पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस बना लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सीक्वेंस बनेगी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट में हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे, n पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि f ऑफ 1/n जो है इसकी जो आपकी सीक्वेंस आएगी, सीक्वेंस को आप इस तरह से नोटेशन दोगे तो सीक्वेंस जो आएगी वो आपकी यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 1/3 आ गया, नेक्स्ट पुट करोगे तो 1/4 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से जो है वो आपकी यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है वो आपकी चलती रहेगी। ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये सारी जो टर्म्स है ये आपकी किसकी हैं, सीक्वेंस की टर्म्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपकी यहाँ पर सीक्वेंस को डिफाइन किया जाता है। इसी तरह आपकी मान लीजिए कोई और सीक्वेंस आपको दे रखी है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लेती हूँ, an सीक्वेंस आपको यहाँ पर दी हुई है, नेक्स्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ये है आपकी मान लीजिए -1 की पावर n, ये आपको सीक्वेंस जो है वो गिवन है। ठीक है, सीक्वेंस आपको इस तरह से गिवन होगी या फिर आपको इस तरह से जो है वो गिवन होगी, -1 की पावर n। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि -1 की पावर n इस तरह से सीक्वेंस आपको गिवन है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले a1 निकालोगे,
यानी कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस ही रखनी है, तो सीक्वेंस ही आप यहाँ पर निकालोगे। तो यहाँ पर देखो, आप पहले n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1, तो आपके पास क्या आएगा -1। फिर यहाँ पर आप 2 पुट करोगे, क्योंकि हमें इनपुट तो नेचुरल नंबर ही लेना है, तो 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करोगे तो आपके पास -1 की पावर 2, यानी कि इवन नंबर, तो आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर यहाँ पर 3 पुट करोगे तो -1 आएगा, 4 पुट करोगे तो 1 आएगा, 5 पुट करोगे तो -1, यानी कि इस तरह से प्लस -1 1 -1 +1 -1 +1, इस तरह से ये सीरीज जो है वो चलेगी। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है, तो इस तरह से जो है ये आपकी यहाँ पर सीक्वेंस है वो चलेगी। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये आपकी क्या बनेगी, -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो आपकी आगे तक चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरह से तो ये आपकी जो सीक्वेंस हो गई। और भी सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, AN सीक्वेंस आपकी इस तरह से भी हो सकती है कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस में दे दिया जाएगा सीधा 1 की पावर n दे दिया जाएगा, इससे कोई सीक्वेंस बना देंगे, क्योंकि आप n की वैल्यू पुट करके आपको तो सीक्वेंस ही बनानी है, ठीक है। इस तरह से आपको AN सीक्वेंस दे दी जाएगी, ठीक है, AN यहाँ पर दे दिया जाएगा, या फिर आपको जो है वो n² दे दिया जाएगा। यानी सीक्वेंस किसी टाइप से जो है वो आपको डिफाइन की हुई मिलेगी, आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, ठीक है। तो उस तरह से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने सीक्वेंस तो आपको मिलेगी, ठीक है। यानी कि मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको सीक्वेंस समझाना। तो मैंने आपको समझा दिया कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है कि जिसका आपकी इनपुट जो होती है वो आपका कोई नेचुरल नंबर होता है, और उसकी जो आउटपुट होती है वो कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना है नेक्स्ट की रेंज क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि रेंज क्या होता है। तो मैं यहाँ पर समझा देती हूँ रेंज। तो देखिए रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो आपकी सीक्वेंस गिवन होती है, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस आपको गिवन होती है उसके जो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये नहीं कि रिपीटिशन में आपके पास यहाँ पर जैसे कि सीक्वेंस मान लीजिए ये है -1 1, फिर -1 आया, 1 आया, -1 आया, यानी कि इस तरह से सीक्वेंस चल रही है, तो सीक्वेंस आपकी आगे तक चलेगी। लेकिन यहाँ पर रेंज में क्या होगा, जो सीक्वेंस आपकी आ गई उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है, डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है वो आपके किस में आ जाएंगे, रेंज में आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ कि सीक्वेंस में आपको दे रखा है AN और सीक्वेंस है -1 की पावर n, तो अगर हम इसकी सीक्वेंस बनाए तो ये बन गई। अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज क्या होगी, रेंज में जो आएगा एलिमेंट्स वो आपका आएगा -1 और 1, ठीक है। तो जो सीक्वेंस आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, सीक्वेंस यहाँ पर बनाओगे, देखो क्वेश्चन में सीक्वेंस तो आपको गिवन होगी कि 1/n, यहाँ पर आप इसको जो है वो थोड़ा वेरी करके लिखोगे कि n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पर जो है वो आपको इस तरह से जो है वो सीक्वेंस आपको वेरी करके यहाँ पर लिख लेनी है। फिर उसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, यानी जो भी सीक्वेंस होगी उसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो आपकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जरूरी नहीं कि सब में जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आए। अब तो यहाँ पर देखें कि हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपकी रिपीटिशन हो रही थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें रेंज की, तो आपका यहाँ पर ये जो आपकी AN सीक्वेंस है, इस AN सीक्वेंस में क्या है, 1/n है, ठीक है। तो ये 1/n को हम क्या लिखेंगे, तो 1/n की जो रेंज होगी वो तो हम यहाँ पर सीधे ही लिखेंगे, जो आपकी सीक्वेंस आई है वही आपकी आ जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपके पास जो है वो रिपीटिशन में ही सीक्वेंस आई इस तरह से, ठीक है, कैसे भी आ सकती है। तो कई जगह पर आपकी रेंज जो है वो जो आपकी सीक्वेंस होती है उसी की इक्वल आ जाती है, और कई पर इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो आपके 1 2 4 जो भी फाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि आपका सीक्वेंस क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको समझना है कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। क्या समझना है, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो ये भी जो है वो आपकी यहाँ पर आपको समझनी है कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है, सीक्वेंस दे रखी है, AN सीक्वेंस है, और इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया =3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में n या प्लस में n कुछ नहीं दे रखा, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी आपकी वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो भी आपके पास ये जो सीक्वेंस आपके पास क्या बनेगी, ये सीक्वेंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बनेगी, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर चलती रहेगी। तो अब यहाँ पर ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, और अगर इस कांस्टेंट सीक्वेंस की अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज में आपके पास, क्योंकि मैंने बोला कि आपकी रेंज जो होती है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपका सिर्फ ये 3 ही है जो कि रिपीटिशन में सीक्वेंस बना रहा है, तो आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट 3 ही है, तो यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है उसमें जो आपकी रेंज होती है वो आपका एक सिंगलटन होती है, ठीक है। क्या होती है, सिंगलटन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट
सीक्वेंस जो होगी उसकी जो रेंज होती है वो एक सिंगलटन एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई कि इस तरह से जो है वो सीक्वेंस आ सकती है, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि सीक्वेंस किसी भी टाइप से जो है वो आपको डिफाइन की हुई मिलेगी। बस आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर वेरी करके आपको सीक्वेंस इस तरह से बनानी है। देन आपको यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रखा हो तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, रेंज आपको समझ में आ गई कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होते हैं सीक्वेंस के वो आपके क्या होते हैं, वो आपके रेंज में आ जाते हैं। और अगर कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं आ रहा, आगे से आगे नंबर जो है वो वेरी करते जा रहे हैं, तो आपके रेंज में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर समझना है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए जब हमने बाउंडेड सेट किया था वहां पर हमने बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो पढ़ा था, तो वही सेम यहाँ पर आपका बाउंडेड सीक्वेंस में आपको यहाँ पर समझना है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। अब यहाँ डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर आपको लिखनी है कि ए सीक्वेंस, मान लीजिए एक सीक्वेंस मैंने ली है, यहाँ पर यूएन सीक्वेंस ली है, इज ली है, तो इस यूएन सीक्वेंस को हम बाउंडेड कहेंगे इफ अगर इसकी जो रेंज सेट जो है, ठीक है, इसका जो रेंज सेट जो आएगा, यानी कि जो सेट आपका रेंज का बनेगा, अगर वो रेंज सेट जो है वो अगर बाउंडेड हो जाए, देन आपकी सीक्वेंस जो होगी वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो बाउंडेड सीक्वेंस में मैंने क्या बताया कि बाउंडेड सीक्वेंस वो होगी कि हमने यहाँ पर एक यूएन सीक्वेंस ली है। ठीक है, एक यूएन सीक्वेंस ली है, देन हम इस यूएन सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे अगर इस यूएन सीक्वेंस के जो रेंज सेट जो आएगा हम उसकी रेंज निकालेंगे और वो रेंज सेट जो है वो अगर बाउंडेड होगा। बाउंडेड कहने का मतलब क्या है कि उसमें उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों अगर एग्जिस्ट करेंगे, यानी अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट हो जाएंगे, देन आपकी जो वो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। बाकी मैंने आपको जब रियल एनालिसिस करवाया था तो वहां पर आपको बाउंडेड सेट के बारे में यहाँ पर अच्छे से समझाया था कि क्या आपका अपर बाउंड होता है, क्या आपका लोअर बाउंड होता है और बाउंडेड सेट क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, नॉर्मल चीज है, क्या आपको समझना है कि एक यूएन सीक्वेंस हमने ली है, इस यूएन सीक्वेंस को हम बाउंडेड कहेंगे अगर इसका जो रेंज सेट है वो सुप्रीमम और इन्फीमम को एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसी तरह से ले लेती हूँ, जैसे कि वहां पर बाउंडेड सेट होता था, मैं यहाँ पर एक के एलिमेंट ले लेती हूँ जो कि आपका क्या है, ये आपका बाउंडेड अबोव है। ठीक है, क्या है, बाउंडेड बिलो ले लेते हैं। ठीक है, बाउंडेड बिलो है, और यहाँ पर K1 ले लेते हैं ये, और K2 ले लिया हमने बाउंडेड अबोव। ठीक है, ये क्या है, ये बाउंडेड अबोव है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आपकी जो सीक्वेंस है, ठीक है, यानी कि ये जो यूएन सीक्वेंस है, अगर ये यूएन सीक्वेंस वो आपके यहाँ पर K1 और K2 के बीच में लाई करे, ठीक है, यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका बाउंडेड अबोव है, यानी कि ये आपका लोअर बाउंड है, और ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका बाउंडेड बिलो है, यानी कि आपका लोअर बाउंड है, ये आपका अपर बाउंड है। देन आपकी जो सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो अगर K1 और K2 के बीच में अगर लाई करेगा, देन हम कहेंगे कि ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, रेंज से रिलेटेड एक चीज आपको समझनी है कि आपको यहाँ पर सीधा जो है वो पूछा जा सकता है कि जो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस होती है, यानी कि जब हम सीक्वेंस की जब हम रेंज निकालते हैं तो वो जो सीक्वेंस होती है और उसकी कि वो जो आपकी रेंज होती है किसी सीक्वेंस की, वो मे और मे नॉट बी फाइनाइट, कि ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी फाइनाइट हो। ये चीज मैंने आपको बता दी कि जरूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर जो सीक्वेंस होगी उसके सारे एलिमेंट्स भी जो वो सीक्वेंस में आ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस जो होगी वो आपकी क्या होगी, फाइनाइट होगी, जरूरी नहीं है। बट ये चीज याद रखना, बट इट इज ऑलवेज अकाउंटेबल, कि ये जो है वो हमेशा काउंटेबल होगी। ठीक है, क्या होगी, काउंटेबल होगी, कि रेंज जरूरी नहीं है आपकी फाइनाइट हो, लेकिन रेंज जो है वो आपकी काउंटेबल होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, सीधी आपको ये लाइन जो है वो याद रखनी है। कांस्टेंट सीक्वेंस मैंने आपको समझा दिया, रेंज समझा दिया, और यहाँ पर मैंने बाउंडेड सीक्वेंस आपको समझा दिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, क्या है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, वर्बली आपको जो चीज याद रखनी है वो यहाँ पर नोट करें कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है। मान लीजिए आपके पास जो है वो एक एन सीक्वेंस आपको दे रखी है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एन सीक्वेंस आपको यहाँ पर गिवन है, ये सीक्वेंस आपको गिवन है ऑफ रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर पर आपको ये सीक्वेंस जो है वो आपको गिवन है। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए आपके यहाँ पर कंडीशन रहेंगी। तो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट, ये आपका किसका सिंबल है, देयर एग्जिस्ट का, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
सच दैट ये चीज आपको याद रखनी है कि मॉडुलस ऑफ an माइनस में l का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू में m। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक an सीक्वेंस होगी कि रियल नंबर्स पर, ठीक है, कि लेट an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए एक ऐसा m एग्जिस्ट करेगा जिसमें आपके पास ये an है जहां पर m की हर एक ग्रेटर वैल्यू पर, ठीक है, m की हर एक ग्रेटर वैल्यू पर आपका जो an है वो उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट कर जाए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे an माइनस l का मॉडुलस अगर हम यहाँ पर ओपन करें तो ये चीज देखो, यहाँ पर क्या होगा कि आपका माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में, क्योंकि मॉडुलस हम यहाँ पर जब ओपन करते हैं तो आपको पता है माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी। अब यहाँ पर पूरी इस इनइक्वालिटीज में अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर दें तो यहाँ पर आपका एल ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन, यहाँ पर एल ऐड करेंगे तो एल माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा an और लेस देन हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये चीज आपकी नेबरहुड की ही तो डेफिनेशन होती है कि जब आपका ये an जहाँ पर n m की हर एक ग्रेटर वैल्यू पर, कि n जो है वो क्या है, m से बड़ा है और m के इक्वल हो सकता है, तो ये आपका जो है वो उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट कर जाए, देन ये जो नंबर होगा l, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये आपकी लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे ये चीज आपको याद रखनी है। डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल्स टू में l, ठीक है। तो ये l आपकी यहाँ पर क्या एग्जिस्ट हुई है, l आपकी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस यहाँ पर एग्जिस्ट हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर कोई an सीक्वेंस आपको गिवन है कि 1/n, ठीक है, क्या गिवन है 1/n, देन आप यहाँ पर जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मली लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपका an सीक्वेंस आपको यहाँ पर क्या है 1/n है, तो जब आप यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट कराओगे तो 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या बन जाता है 0, तो इसका मतलब ये 0 क्या है, 0 आपकी यहाँ पर लिमिट है, ठीक है। 0 क्या है यहाँ पर, 0 आपकी इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको वर्बली याद रखनी है कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है। तो आपके पास कोई an सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए एक आपका m एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर का है, देन पास यहाँ पर m की हर एक ग्रेटर वैल्यू पर ये जो आपकी सीक्वेंस बनेगी वो आपके उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगी, देन यहाँ पर l जो होगा वो आपका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको, यानी कि ये चीज जो है वो इस तरह से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल्स टू में l आपका यहाँ पर क्या है, ये लिमिट है आपके इस सीक्वेंस का, किस सीक्वेंस का, an सीक्वेंस का, क्योंकि an सीक्वेंस उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट कर गई। और आपका जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि an सीक्वेंस मैंने ले ली, an सीक्वेंस मैंने ली है यहाँ पर -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस ली है। तो अब बताओ कि इस सीक्वेंस में आपके पास यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो इसका जो है वो मैं प्रूफ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से इसका हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने यहाँ पर एक an सीक्वेंस ली है जिसकी जो लिमिट है वो हमने L ले ली, क्या ले ली, L ले ली। हमने ये लिया है कि an सीक्वेंस जो है वो हैज ए लिमिट L, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए आपके पास एक एग्जिस्ट करेगा नंबर m जो आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही हम यहाँ पर चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि an सीक्वेंस की हमने एक लिमिट ली है L। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा कि an सीक्वेंस आपके पास क्या है, -1 की पावर n है, ठीक है, -1 की पावर n, माइनस में l हमने लिमिट यहाँ पर अज्यूम की है कि इसकी लिमिट है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। यही कंडीशन आपकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर दो कंडीशन लेंगे। अगर आपका n क्या है इवन, कि अगर आपका n इवन है, ठीक है, अगर हम इवन वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर इवन वैल्यू रखो, तो इवन रखोगे तो इसका मतलब क्या है, इवन वैल्यू आपकी 2 है छोटी, क्योंकि n तो आपका नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर क्या है 2 रखो, तो 2 रखोगे तो आपके पास -1 क्या देगा, +1 देगा, तो आपके पास क्या आएगा 1 - l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपकी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ये कंडीशन चलेगी। मान लीजिए आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सेकंड, अगर n आपका क्या हो, ओड नंबर हो, अगर n आपका ओड नंबर है तो ये वैल्यू क्या देगा, -1 देगा, -1 - l आपका यहाँ पर चल रहा है लेस देन एप्सिलॉन, ये मान लीजिए आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 - l, और फिर इसको ऐड करोगे तो -1 और -l लेस देन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन,
ठीक है, क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ऐड करोगे तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, या फिर आप यहाँ पर ऐसे करो कि देखिए यहाँ पर क्या है कि -1 माइनस एल का मोड जो है वो आपका लेस देन क्या है एप्सिलॉन आया है। तो यहाँ पर आप क्या करो, अगर माइनस कॉमन लेंगे दोनों में से तो आपका यहाँ क्या क्या बनेगा 1 प्लस एप्सिलॉन और नेगेटिव माइनस आपका बाहर आएगा, और मॉडुलस वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो 1 प्लस में एल जो है उसका मोड जो है वो आपका क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज समझनी है कि 1 प्लस एल जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, इसको सेकंड नाम दे देना। ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या क्या, पहले तो हमने एन की इवन वैल्यू पुट की और लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, फिर एन की वैल्यू हमने ओड पुट की है, देन हमने यहाँ पर क्या किया कि माइनस हमने मोड से जो है वो कॉमन लिया है, देन आपका यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन जो है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो 1 प्लस में एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, इसको सेकंड वैल्यू दे दी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है कि मैं यहाँ पर 2 ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 का मोड करती हूँ, ठीक है 2 का मोड कर देती हूँ और इस 2 को मैं यहाँ पर 1 प्लस 1 लिख देती हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि एल तो ऐड कर दिया और एल ही सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि 1 प्लस 1 है, इसमें मैंने एल तो ऐड कर लिया और एल को मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ कि 1 माइनस में एल का मोड और प्लस में 1, यहाँ पर ना लगाओ, प्लस में 1 प्लस में एल का मोड। अब आपको ये पता है कि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस एक्स प्लस वाई है, तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस में एल 1 माइनस में एल, और प्लस में मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस में एल का मोड। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आपका ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी जो है आपका 1 प्लस एल जो है ये आपका सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी कि ये भी आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएंगे लेस देन 2 एप्सिलॉन हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या लेके चले थे 2 लेके चले थे और ये हमने लेस दिखा दिया 2 एप्सिलॉन से। अब यहाँ पर क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर 0 हम लेके चले हैं, तो मान लीजिए मैंने एप्सिलॉन की जो है वो मिनिमम वैल्यू 1/2 ले ली। ठीक है, तो 1/2 लूंगी तो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या आ गया 2 जो है वो लेस देन है 1। क्या ये चीज ट्रू है? नहीं, ये तो ट्रू आपकी नहीं है, ये आपकी कंडीशन क्या है फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो यानी कि 2 लेस देन नहीं होता 1 से, इसका मतलब आपकी जो ये सीक्वेंस है an सीक्वेंस जो है -1 की पावर n, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम डेफिनेशन का यूज़ करके ये निकाल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो ये होती है आपकी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट करना है लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट में आपका काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे लिमिट क्या होती है। ये दोनों चीज़ आपकी जो है वो अलग होती है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, कि ए एन जो है वो आपकी क्या है एक सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की आपकी एक सीक्वेंस है, रियल नंबर की सीक्वेंस है। देन हमारे पास एक पी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, पी इज सेट टू बी, हम इस पी को क्या कहेंगे लिमिट पॉइंट कहेंगे, इस पी को हम क्या कहेंगे लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन कंटेन वही सेम डेफिनेशन होती है। आपकी लिमिट पॉइंट क्या होती है, जो आपका जो नेबरहुड अगर हम किसी पॉइंट का ले उसने, जैसे यहाँ पर p पॉइंट हमने लिया है। ठीक है, p पॉइंट का अगर हम नेबरहुड निकालें तो p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ n सीक्वेंस। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ an फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर कंडीशन होगी कि अगर हम यहाँ पर कोई पी पॉइंट लेते हैं और इस पी के अगर नेबरहुड देखें तो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स अगर आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे तो वो आपका क्या होता है लिमिट पॉइंट होता है। तो वो आपका यहाँ पर क्या होता है वो आपका लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर ये सीक्वेंस ली तो -1 की पावर n हमने ये सीक्वेंस ली है। देन अगर हम इस सीक्वेंस की यहाँ पर अगर देखें कि लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो -1 की वैल्यू जब हम यहाँ पर ओड रखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक तो -1 पॉइंट आएगा, एक यहाँ पर 1 आएगा। तो जब हम इस -1 का यहाँ पर लिमिट पॉइंट लेंगे तो -1
माइनस एप्सिलन और -1 प्लस एप्सिलन, ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, इसके नेबरहुड आएंगे। और अगर 1 पॉइंट के नेबरहुड निकालते हैं तो इसके आपके पास यहाँ पर 1 माइनस एप्सिलन और 1 प्लस एप्सिलन, ये इसके नेबरहुड बनेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं आगे, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लें तो आपके पास यहाँ पर जो है वो वैल्यूज आती रहेंगी, यहाँ पर भी जो है वो वैल्यू जो है वो आपके पास आती रहेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो -1 और जो 1 है ये आप अपने अंदर जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स को जो है वो कंटेन कर रही हैं। देन आपके पास यहाँ पर 1 और -1 जो होगा ये आपके लिमिट पॉइंट होंगे, क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे ऑफ an सीक्वेंस के। ठीक है, क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे आपके an सीक्वेंस के। जब आपके इनफाइनाइट मैनी टर्म्स अगर आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करती है देन वो आपका क्या होगा, वो आपका लिमिट पॉइंट होगा। और ये चीज आप जो है वो एग्जैक्ट याद रख लेना कि -1 की पावर n जो है यहाँ पर लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज आप जो है वो याद कर लेना। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस होती है इस सीक्वेंस में आपके पास जो है वो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट जो है वो होते हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं। तो ए सीक्वेंस में हैव मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, कि एक से ज्यादा, यहां पर मैं लिख देती हूँ कि एक से ज्यादा आपके लिमिट पॉइंट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1, यहां पर लिख ही देती हूँ मोर देन 1। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना कि सीक्वेंस में हैव मोर देन 1 लिमिट पॉइंट। सेकंड आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है देन विल बी यूनिक। देखो दो चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट। तो क्या होता है कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि उसके इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आपकी यहाँ पर जो है वो इसके अंदर कंटेन करे। देन आपके पास सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि लिमिट पॉइंट जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो लिमिट होगी, ठीक है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस अगर आपकी एग्जिस्ट करती है देन इट इज यूनिक। वो क्या होगी, जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जो लिमिट होगी सीक्वेंस की वो आपकी क्या होगी, वो आपकी यूनिक होगी। ठीक है, वो क्या होगी, यूनिक होगी। और यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास लिमिट पॉइंट अगर एक से ज्यादा है, जैसे लिमिट पॉइंट आपका एक से ज्यादा अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा तो वहां पर आपकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। जो सीक्वेंस होती है उसमें जो सीक्वेंस होती है उसके जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो लिमिट होगी वो आपकी यूनिक होगी। लिमिट यूनिक होगी लेकिन लिमिट पॉइंट जो है वो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। और जहां पर लिमिट पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर जाएगा एक से ज्यादा, जिसके लिमिट पॉइंट आ जाएंगे तो वहां पर आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या डालनी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिए आपके पास क्या है कि लेट, आपके डेफिनेशन में लिख रही हूँ कि लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कि आपकी an सीक्वेंस है रियल नंबर्स पर, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। ये जो आपकी जो लिमिट की जो मैंने डेफिनेशन करवाई थी, सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। यानी कि जो मैंने आपको लिमिट की जो डेफिनेशन कराई थी उसी से रिलेटेड आपकी डेफिनेशन है, एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है कि जहां पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी वही आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए आपके पास एक m एग्जिस्ट करेगा सच दैट यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन होगी कि मॉडुलस ऑफ an माइनस में l वो लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल m की हर एक ग्रेटर वैल्यू के लिए उसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। देन आप यहाँ पर इफ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एग्जिस्ट, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी किसी सीक्वेंस की देन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, क्या है, सेम डेफिनेशन है, डिट्टो डेफिनेशन है कि आपके जो लिमिट पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कराया कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है, तो यहाँ पर क्या है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको एक an सीक्वेंस दे दी 1/n। ठीक है, 1/n की यहाँ पर सीक्वेंस दे दी, हम वही करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट, an क्या है 1/n है, n टेंस इनफाइनाइट कराएंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0। इसका मतलब आपकी जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है 0 पर, ठीक है। इन जो आपकी ये सीक्वेंस है 1/n ये आपकी किस पर कन्वर्ज कर रही है 0 पर, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट आपका 0 यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, क्योंकि ये l ही तो है, ठीक है, ये l ही जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये आपकी होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। पर नेक्स्ट आपको समझना है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो ये चीज आप समझिए कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। अब समझना क्या है आपको कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ कि ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, ठीक है। तो डाइवर्जेंट हम कहेंगे इफ अगर हम यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an सीक्वेंस पर n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट लगाएं तो वो आपकी या तो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच होती हो या फिर आपकी माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच होती हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर डाइवर्जेंट सीक्वेंस की थी तो वहां पर आपका एक पॉइंट है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट x ले लेती हूँ, ठीक है, x ले लेती हूँ। अगर हम इसके नेबरहुड की बात करें तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपका x माइनस एप्सिलन और x प्लस एप्सिलन, कि अगर वो इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करता है तो आपकी लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ये आपका प्लस इनफाइनाइट होता है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट होता है। तो जब आपका इस इंटरवल से निकल कर अगर आपके पास यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स आने इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच हो या फिर प्लस इनफाइनाइट की तरफ अगर आपके पास लिमिट लगाने पर अप्रोच होती हो तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूं, एग्जांपल के थ्रू अगर मैं यहाँ पर लूं कि an सीक्वेंस है आपके पास n, तो अब क्या है कि n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाओ, n टेंस टू इनफाइनाइट an यानी कि n टेंस टू इनफाइनाइट क्या आएगा आपके पास, इनफाइनाइट आएगा, यानी कि इनफाइनाइट की तरफ यहाँ पर ये सीक्वेंस जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट की है इनफाइनाइट। तो यानी कि जब आपकी लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट एग्जिस्ट हो जाए देन आपकी सीक्वेंस जो होगी वो क्या होगी, वो सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है, कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, ये चीज आपको समझना है। तो अब देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम किसको कहेंगे कि इफ ए सीक्वेंस, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है an सीक्वेंस है, हैज, अगर ये सीक्वेंस मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, कि अगर इसके पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, अगर इसके पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट्स हो देन हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये नॉट कन्वर्ज, कि ये ना तो कन्वर्ज करे और ना ही ये डाइवर्स करे, ठीक है, यानी कि नाइदर कन्वर्जेंट नोर, यहाँ पर आएगा नाइदर, ठीक है, नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट, ठीक है, ये ना तो आपका कन्वर्ज करे ना डाइवर्स करे, वो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, वो आपकी ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो मैंने ये सीक्वेंस दी थी आपकी -1 की पावर n, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है, अब इस सीक्वेंस की आपके पास पता है कि जब हम यहाँ पर सीक्वेंस लेते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रेंज जब हमने देखी थी तो या -1 और 1 पे, कहने का मतलब क्या है कि या तो आपके पास वैल्यू -1 आ रही है या फिर आपके पास +1 आ रही है, ना तो ये उस साइड जा रहा है ना ये उस साइड जा रहा है, ना यहाँ पर बीच की कोई वैल्यू आ रही। कहने का मतलब क्या है कि ये ना तो आपकी यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है और ना ये कन्वर्जेंट हो रही है। इसका मतलब ये जो है वो सीक्वेंस क्या है, आपकी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि नल सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है, नल सीक्वेंस। अब नल सीक्वेंस क्या होती है ये चीज समझिए कि एक सीक्वेंस है an, ठीक है, an सीक्वेंस है, इसको हम नल सीक्वेंस कहेंगे अगर आपके पास जब आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कराओ तो वहां पर आपके पास ये जो सीक्वेंस है वो 0 वैल्यू दे, यानी कि लिमिट 0 आए तो वो आपकी नल सीक्वेंस में आती है। वैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि an सीक्वेंस जो है वो आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि 0 कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, ठीक है, यानी कि an सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज है 0 पर। लेकिन यहाँ पर जब 0 आती है इसको अनदर नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं नल सीक्वेंस। और नल सीक्वेंस के एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पर सीधे भी याद कर लीजिए, क्योंकि टीजीटी लेवल पर लगभग जो है वो यही जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि ये सीक्वेंस जो भी बताई -1 की पावर n हो गई, ठीक है, जैसे कि 1/n सीक्वेंस है, ये भी जो है वो आपकी क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये आपकी नल सीक्वेंस में आती है। 1/n² जो है ये भी आपकी नल सीक्वेंस में आती है और 1/2 की पावर n जो है ये भी आपकी क्या आती है, नल सीक्वेंस की तरफ आती है, ठीक है। तो ये नल सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। तो ये चीजों को जो है वो आप याद रख लें कि नल सीक्वेंस क्या होगी कि जहां पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जो सीक्वेंस है वो आपको क्या करे, 0 वैल्यू दे, तो वो आपकी नल सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब आपको एक चीज समझनी है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है।
ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, तो देखिए मैंने आपको जब रियल एनालिसिस में जब आपका यहाँ पर मैंने रिमांड सम कराया था तो वहां पर आपको मैंने समझाया था कि जो आपका जो बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन होता है वो आपका इंटीग्रेबल होता है। तो वहां पर मैंने बताया था कि मोनोटोनिक क्या होता है, मोनोटोनिक होता है कि जिस डोमेन में आपका फंक्शन इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे वो आपका मोनोटोनिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो मोनोटोनिक फंक्शन जो है ये आपको यहाँ पर समझना है, सॉरी सिक्वेंस। तो मोनोटोनिक सिक्वेंस क्या होती है ये चीज आपको समझनी है। तो पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पर करना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है ये चीज आप यहाँ पर समझें। और कहीं पर भी अगर आपका मोनोटोनिक अगर आपका यहाँ पर वर्ड जो है वो यूज हो रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि अगर इंटरवल दे रखा है तो उस इंटरवल में अगर आपको कोई फंक्शन दे रहा है तो उस फंक्शन में, या फिर अगर आपको यहाँ पर कोई सीक्वेंस दे रखी है तो उस सीक्वेंस में अगर आपका कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो रही है डिक्रीजिंग हो रही है देन वो आपका मोनोटोनिक होता है। ठीक है, तो अगर हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि अगर आपके पास an+1 कि n की वैल्यू एक बड़ी अगर आप रखो तो वो आपकी ग्रेटर इक्वल आनी चाहिए an पर, फॉर ऑल n जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर a1 रखूं तो a1 जो है वो लेस देन होना चाहिए a2 से, वो आपका लेस देन इक्वल होना चाहिए a3 से, वो लेस देन, इस तरह से जो वो आगे चलती रहेगी। देन ये जो सीक्वेंस हो ये आपकी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस लूँ an सीक्वेंस में यहाँ पर ले ली n, तो n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगी तो ये आपकी बड़ी है, ये आपकी छोटी है 2 से, ये आपकी छोटी है 3 से, ये आपकी 4 से, इस तरह से जो वो चलती रहेगी। देन ये आपकी जो यहाँ पर ये जो आपकी सीक्वेंस बनी है ये आपकी क्या है, ये आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पर समझना है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है ये चीज आपको समझनी है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास an+1 यानी कि एक बड़ी वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करो तो वो आपका यहाँ पर लेस देन आ जाए उस an से, फॉर ऑल n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि a1 जो है वो आपका बड़ा हो जाए a2 से, ये बड़ा हो जाए आपका a3 से, ये बड़ा हो जाए a4 से, इस तरह से जो आपकी सिक्वेंस बनेगी ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी डिक्रीजिंग सिक्वेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर an सिक्वेंस ले लेती हूँ -n, ठीक है, -n ले लिया तो n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगी तो -1 आएगी, 2 पुट करूंगी तो -2 आएगी, 3 पुट करूंगी तो -3 आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है वो आपके इस तरह से जो है ये आपकी सीक्वेंस जो है वो चलती रहेगी, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतनी ही नेगेटिव में आपकी छोटी होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो आपकी सीक्वेंस बनेगी ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। और जहां पर आपका सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा है देन वो सीक्वेंस क्या होती है, वो आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक जैसे ये सीक्वेंस मैंने आपको दी कि -1 की पावर n, ये जो है वो आपकी ना तो आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि जब हम इस सीक्वेंस में वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू देगा। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस बनती है। देन ना तो ये आपकी इंक्रीज हो रही है ना ये आपकी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है वो नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये कौन सी सीक्वेंस है, ये आपकी नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये सीक्वेंस आपको बताई इसमें इक्वल का साइन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेस देन लेस देन लेस देन ये चल रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर नीचे जो है वो इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन ये इंक्रीजिंग है। लेकिन किस टाइप की इंक्रीजिंग है, ये आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि जहां पर आपका इक्वल का साइन ना हो वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और सीधा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर इक्वल जो है वो आपका साइन साथ रहेगा, सेम डिक्रीजिंग में इक्वल का साइन साथ रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर मैंने सीरीज बताई है ये आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की है। क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से कर लेना। और -1 की पावर n जो है ये आपकी नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको करना है वो आपको करना है कोसी सीक्वेंस। कोसी सीक्वेंस क्या होती है, तो यहां पर जो है वो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कोसी सीक्वेंस। कोसी सीक्वेंस की कोसी सीक्वेंस क्या होती है, तो कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो आपकी जैसे यहाँ पर हमने लिमिट वगैरह की सेम इसी तरह से इसकी जो है वो डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लेट मान लीजिए एक सीक्वेंस मैंने ली है कि an सीक्वेंस इज सेट टू बी कोसी सीक्वेंस। इसको हम कोसी सीक्वेंस कहेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए देयर एग्जिस्ट आपके पास m बिलोंग्स टू n आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, जहां पर ये m जो है
यानी कि आपका जो यहाँ पर m जो है ये आपका डिपेंड करेगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये डिपेंडिंग होगा एप्सिलॉन की वैल्यू पर, ठीक है। तो m जो है वो आपका बिलोंग करेगा एप्सिलॉन पर। देन आपके पास सच दैट, ये चीज आपको याद रखनी है कि मोड ऑफ an माइनस में am वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू होगा m के लिए। सेम वही आपकी यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी कि ए एन सीक्वेंस है किसी रियल नंबर पर, देन हम इस ए एन को कोसी सीक्वेंस कहेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए। यहाँ पर कोई स्मॉल वैल्यू है एप्सिलॉन, देन आपके पास यहाँ पर एक जो नंबर है वो m आपका बिलोंग करेगा, और ये m की जो वैल्यू वो डिपेंड करती है आपकी एप्सिलॉन पर, सच दैट ए एन माइनस में ए एम का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और m की हर एक ग्रेटर वैल्यू पर, ठीक है, m की हर एक ग्रेटर वैल्यू पर ये पॉसिबिलिटी होगी। देन आपको यहाँ पर क्या कहना है कि ये जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, ये कोसी सीक्वेंस की कंडीशन है, ठीक है। तो कोसी सीक्वेंस की ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ए एन माइनस में ए एम का मोड जो है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इसकी डेफिनेशन होगी। आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो रिमार्क है वो आपको याद रखने हैं। क्या रिमार्क है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आपकी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी कोसी सीक्वेंस होती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी कोसी सीक्वेंस होती है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन कन्वर्स इसका जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस, की जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो आपकी कोसी सीक्वेंस होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कोसी सीक्वेंस होगी वो आपकी कन्वर्जेंट हो, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर जो है वो आपको रिमार्क में याद रखना है। और एक रिमार्क आपको ये याद रखना है कि जो कोसी सीक्वेंस होगी, ठीक है, क्या है कि जो कोसी सीक्वेंस होगी इज ऑलवेज बाउंडेड, वो क्या होगा, वो हमेशा बाउंडेड होगी, ठीक है। तो कोसी सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ हमने यहाँ पर डाइवर्जेंट भी कर लिया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है वो चीज भी हमने यहाँ पर समझ ली। अब आपको यहाँ पर समझना है सब सीक्वेंस क्या होता है, क्या समझना है कि सब सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है, सब सीक्वेंस क्या होती है। देन हम कुछ एग्जांपल आपको करवाएंगे। तो देखिए सब सीक्वेंस क्या होती है ये चीज आपको समझनी है। तो लेट मान लीजिए कि ए एन आपको यहाँ पर कोई सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, ए एन आपको सीक्वेंस गिवन है। इफ मैंने यहाँ पर एक अनदर सीक्वेंस ले ली ए के, ठीक है, एक अनदर सीक्वेंस ले ली, और ये जो है ये आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। तो ये आपकी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है वो नेचुरल नंबर्स पर होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स पे होती है। तो ए की जो है वो आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि n1 लेस देन होगा n2 से, लेस देन होगा n3 से, यानी इस तरह से जो वो चलती रहेगी। देन ये अगर आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देन ए की जो है ये आपकी सब सीक्वेंस होगी, ठीक है, क्या होगी, सब सीक्वेंस ऑफ इस ए एन सीक्वेंस की। देन ये आपकी ए के सीक्वेंस जो है वो सब सीक्वेंस होगी ए एन सीक्वेंस की, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि सब सीक्वेंस क्या होती है। मैंने यहाँ पर एक ए एन सीक्वेंस आपको गिवन होगी, देन उसमें से हम एक ए के सीक्वेंस डिफाइन करेंगे जो कि आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी नेचुरल नंबर्स पर, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपका बनता है। तो n1 लेस देन n2 लेस देन n3 इस तरह से चलेगा। देन आपकी ये जो ए के सीक्वेंस आएगी ये आपकी सब सीक्वेंस होगी इस ए एन सीक्वेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, मैं एग्जाम्पल करवा देती हूँ। आपका कन्वर्जेंट जो है वो यहाँ पर किस पर करेगा ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए आपको एक सीक्वेंस दे रखी है एस एन सीक्वेंस, और ये इस तरह से डिफाइन है कि 1 प्लस में 1/n की पावर n, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि किस पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये हमें कन्वर्ज बताना है कि किस पॉइंट पर ये जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है, वही आपको पता है कि सीक्वेंस जो है ये आपको सीक्वेंस दे रखी है। देन आपकी यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन वो क्या थी कि ए एन माइनस में एल लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। देन ये जो एल है ये आपका क्या होता है, यही आपकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि लिमिट की ही पॉइंट होती है कि जहां पर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए वो सीक्वेंस जो होती है वो आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। देन आपके पास अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करें तो ए एन जो है वो एल के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये आपका कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी इस एल पे, ठीक है। तो यानी कि इसका सोल्यूशन करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओ। पहले यहाँ पर ये जो सीक्वेंस इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n, उसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको y के इक्वल ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्योंकि पावर में n है तो इसको हम आगे लाने के लिए पावर में n, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे पावर में इनफाइनाइट जाएगा, उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो log ले लिया दोनों साइड। तो log y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, log में आगे पावर आ जाती है तो n log 1 प्लस में 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज करना कि आपके पास जैसे कि देखिए log
n इंटू में log 1 प्लस में 1/n है। अब आपको यहाँ पर log की सीक्वेंस आपको पता है कि log की सीरीज क्या होती है 1 प्लस एक्स हो, तो log x की सीरीज जो होती है 1 प्लस एक्स की वो होती है x माइनस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 प्लस में एक्स की क्यूब अपॉन में 3 माइनस में एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। इस तरह से जो है ये सीरीज चलती है। और टीजीटी के जो प्रीवियस पेपर आया था उसमें आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है वो सीरीज पूछी हुई थी, तो यहाँ पर जो है वो हम अलग से भी करेंगे कि उनकी सीरीज क्या होती है। तो इस तरह से जो वो log की सीरीज आपको ये याद कर लेनी है। अलग क्वेश्चन भी जो ये पूछा जा सकता है log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर log की सीरीज यहाँ पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास x की जगह क्या है 1/n है, ये n तो आपका मल्टीप्लाई में बाहर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जो सीरीज खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले क्या है x की जगह क्या है 1/n है, फिर माइनस में ये क्या है एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 यानी कि 1/2 तो हम अलग कर लेंगे और x की जगह क्या है 1/n का स्क्वेयर हो जाएगा, फिर प्लस में 1/3 और 1/n की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1/4 और 1/n की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। इस तरह से ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, और ये चल किसकी इक्वल रहा है log y की इक्वल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, ये जो n आपका मल्टीप्लाई में इसको अंदर से डिवाइड करवा दो, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n अपॉन में n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा 1 माइनस में ये है क्या है 1/2 अपॉन में 1/n स्क्वेयर, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 1/2n बचेगा। यहाँ पर करोगे तो 1 प्लस में 1/3n स्क्वेयर बचेगा, और यहाँ पर करोगे तो माइनस का 1/4 n की क्यूब बचेगा। यानी कि इस तरह से जो वो n आगे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इस तरह से जो है वो वैल्यू बचती रहेगी। log y इक्वल्स टू चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करवाओ। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो देखो 1 तो आपका एग्जैक्ट अलग रह गया, माइनस में 1 टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 इंटू इनफाइनाइट करोगे इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0, सेम इसी तरह 1/इनफाइनाइट 0 1/इनफाइनाइट 0 सारा 0 हो जाएगा। यानी कि log y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पर y log y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम log उस साइड लेके जाते तो e की पावर में आ जाता है, तो y इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा e की पावर 1। तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी e, यानी कि इसकी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर जो कन्वर्ज करेगा ये किस पर करेगा e की पावर 1 पर ये कन्वर्ज करेगा। तो इस तरह से जो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल क्या है कि आपको एक an सीक्वेंस दे रखी है और ये an सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन है n अपॉन में n स्क्वेयर प्लस में 1। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये किस पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेम नॉर्मली आपको यही करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, तो यहाँ पर लगाओ कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन में n स्क्वेयर प्लस में 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ऊपर तो n है, नीचे n जो है वो मैं कॉमन ले रही हूँ। तो कॉमन जब मैं यहाँ पर लूंगी, और क्या कॉमन ले रही हूँ n स्क्वेयर, ठीक है। n स्क्वेयर मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा n स्क्वेयर इंटू में यहाँ पर n स्क्वेयर कॉमन लूंगी तो 1 प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा 1/n स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कराओ तो इनफाइनाइट, यहाँ पर पहले 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी कि इनफाइनाइट आएगा 1/इनफाइनाइट 0, तो 1 प्लस 0 1 और इंटू में इनफाइनाइट तो क्या बनेगा 1/इनफाइनाइट, ठीक है। 1/इनफाइनाइट क्योंकि ऊपर तो 1 है, 1/इनफाइनाइट आपका क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई और यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है ये आपकी कन्वर्जेंट है 0 पर। किस पर कन्वर्ज है, ये आपकी कन्वर्जेंट करेगी 0 पर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज है 0 पर। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।